आज का ये जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम है मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ शख्सियत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता बहुत ही एक्टिव लीडर और निजामाबाद के औकाफ बोर्ड के वाइस एक्स प्रेसिडेंट रह चुके जनाब मोहम्मद जहीरुद्दीन जावेद साहब उर्फ एनआरआई जावेद साहब का हम दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं शहर हैदराबाद में। उनके बेशुमार ग्राम कदर खिदमात है। हम मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और आज की इस महफिल की सदारत आली जनाब मोहम्मद मजीदुल्लाह खान फरद साहब इंजीनियर सदर मजलिस बचाओ तहरीक फरमा रहे हैं और इसके अलावा जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साहब तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक भी तशरीफ फरमा है और निजामाबाद से तशरीफ लाने वालों में सिटी प्रेसिडेंट निजामाबाद जनाब अब्दुल बासित साहब, जनाब बशारत साहब और दीगर तमाम मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन निजामाबाद से तशरीफ लाए हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। आइए इस महफिल का आगाज, इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम का आगाज मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब अब्दुल बासित साहब निजामाबाद टाउन के सदर से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज दारुल अमान में आज एक निज़ामाबाद की ऐसी एक मशहूर और मारूफ शख्सियत तशरीफ लाई हुई है जिसके बारे में निज़ामाबाद का बच्चा बच्चा ये जानता है कि आपके कुर्बानियाँ क्या है और आपकी शख्सियत क्या है। मैं आज एक ऐसे आदमी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मेरे को जो मौका दिया गया है यहाँ पर दारुल अमान में, मैं मेरे आल इंडिया के सदर आली जनाब मजीदुल्लाह खान खालिद फरद साहब और अमजदुल्लाह खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक आल इंडिया, ऐसे ही मजलिस बचाओ तहरीक के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा महमूद साहब, हमारे माजिद खान साहब, सिकंदरुल्लाह खान साहब, दीगर कायदीन और निज़ामाबाद से आए हुए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली साहब और निज़ामाबाद से जो आए हुए दीगर हमारे कायदीन का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और मैं आप लोगों के सामने कुछ चंद बातें ये बतलाना चाहता हूं कि आज निज़ामाबाद में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस तरह को हालात को मद्देनजर रखते हुए आज निज़ामाबाद में बहुत आए तो लोग 40-40 साल अपनी जिंदगी जमात को लगाए थे। आज वैसे लोगों का नाम भी लेना गवारा नहीं किया जा रहा है। अगर वैसे लोग अपनी कुर्बानी और अपने जज्बात को बारे में बतलाना भी चाहते हैं तो लोगों, आज हम क्या बोलना सदर साहब के बारे में। इतनी कुर्बानी देने के बाद सदर साहब से शिकायत करे थे कि सदर साहब मैं 20 साल जमात की कुर्बानी दिया हूँ और मेरे वालिद साहब 40 साल जमात के लिए कुर्बानी दिए हैं। इसके बावजूद हम इतने सीनियर होने के बावजूद भी आज हमको नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन सदर साहब का यही कहना था कि शुक्रिया, ओके, आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो वक्त लगाते हैं, जो कुर्बानी देते हैं, वो लोगों की कुर्बानियों का नतीजा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बिल्कुल आप जा सकते हैं। तो मैं निज़ामाबाद के ही नहीं, तेलंगाना के नहीं, हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज तेलंगाना में जो 40-40 साल से रह के जो कुर्बानी दिए हैं उनका ये नतीजा है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज का। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी क्या होने वाली है। अरे मिसाल तो आप सबसे बड़ी तो ये लीजिए कि गाज़ी मिल्लत अपनी जिंदगी के जिंदगी पूरी लगा दिए थे, उसका नतीजा क्या निकला। लेकिन आप लोग समझ नहीं सक रहे। मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से फिर एक मरतबा अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने होश को आप अकल में लीजिए और अपने कुर्बानियों को जिस तरह से आप
जज्बात में आके काम कर रहे हैं। ऐसे जज्बात की वजह से सारे हिंदुस्तान में आज मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। आप देख लिए उत्तराखंड के बारे में कैसे हालात पैदा हो गए थे, लेकिन बैरिस्टर होने के बावजूद भी हमारे सदर साहब को ये हिदायत में मिली है, तौफीक में थी कि जाके उन मासूम लोगों को उनके बारे में केस सुप्रीम कोर्ट में उनको अपना हक दिला सके। मेरे भाइयों, आपकी कुर्बानियों का कोई आपको मोल मिलने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब अब्दुल बासित साहब, सदर टाउन निजामाबाद, जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद। दाइश पर तशरीफ फरमा अली जनाब मजीदुल्लाह खान फरज साहब, सदर मजलिस बचाओ तहरीक, और जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साहब, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, और मुस्तफ़ा महमूद साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, और सिकंदर मिर्जा साहब, सिकंदरुल्लाह खान साहब, और माजिद खान साहब, तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि निजामाबाद से एक मशहूर शख्सियत जिनका नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद साहब जो एनआरआई है, वो तकरीबन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनके वहां पर उनको कोई कदर नहीं दी गई। हम बार बार जावेद भाई से ये बात बोल रहे थे कि आप आइए, मजलिस बचाओ तहरीक में आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है, क्योंकि कौम मिल्लत का काम सिर्फ मजलिस बचाओ तहरीक ही कर सकती है, दूसरे लोगों को ये अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। हमने कई मर्तबा जावेद भाई से गुजारिश की थी, फिर भी वो बारहा हमारी बात को टालते गए, और अल्लाह ने एक ऐसा वक्त लाया कि आज वो खुद ये कह रहे थे कि भाई मैंने बहुत साल अपने बर्बाद किया हूँ, मैं आप लोगों की बात काश पहले ही सुनता था तो शायद मेरा कुछ मर्तबा और कुछ होता था, मगर देर आए दुरुस्त आए। हम जावेद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहते हुए काम किया है, इसी तरह से मजलिस बचाओ तहरीक में भी रहते हुए आप हर वक्त पब्लिक का काम करते रहेंगे, क्योंकि अमजदुल्लाह खान खालिद साहब जो पब्लिक के काम बीच में रहकर काम कर रहे हैं, इनसे मुतासिर होकर जनाब ज़हीरुद्दीन जावेद साहब ने मजलिस बचाओ तहरीक में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, और मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद साहब तकरीबन 5 साल एज ए नायब सदर वक्फ बोर्ड की हैसियत से निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में खिदमत अंजाम दिए। बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अमजदुल्लाह खान खालिद साहब एक अपनी छाप छोड़ चुके हैं, उसी तरह से जावेद साहब भी एक अपनी छाप छोड़ चुके हैं, क्योंकि जहाँ कोई भी मसला मजलूमों पर कोई जुल्म होता है या किसी मस्जिद का कोई मसला होता है, तो सबसे पहले पहुँचने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पहुँचने वाले का नाम जावेद था। क्योंकि हाल ही में कल शाम की बात है, एक मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया गया रात के 3:30 बजे। 16 कारपेंटर रहने के बावजूद किसी ने कोई वहां पर गया नहीं, बल्कि वो वाहिद शख्स है जो जावेद साहब 3:30 बजे रात को मोटरसाइकिल पर उस वहां की मस्जिद के पास जाकर वहां के हालात का जायजा लेते हुए सीए को और इस कमिश्नर साहब को इत्तला दिए। मैं जावेद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर भी मजलिस बचाओ तहरीक में भी वो ऐसे ही खिदमत को अंजाम देते हुए इंशाअल्लाह निजामाबाद की तारीख को उलट कर रख देंगे। खुदा हाफिज। ये थे जनाब मीर बशारत अली साहब, आपको मुखातिब फरमा रहे थे। आइए मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब आइए मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब सीनियर कायद मजलिस बचाओ तहरीक जॉइंट सेक्रेटरी जनाब माजिद अहमद खान साहब से कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनाब मोहतरम सदर मजीदुल्लाह खान फरज साहब
और तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला ख़ान साहब, और जो है ना मैं तहे दिल से जनाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब उर्फ जावेद साहब का जो है ना तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप जो है ना मजलिस बचाओ तहरीक के खूबियाँ और जो है ना उनके कारनामे देखकर आप जो है ना मजलिस बचाओ तहरीक को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। दरख्वास्त करता हूँ जनाब सिकंदरुल्लाह खान साहब से, सीनियर कायद मजलिस बचाओ तहरीक से, वो मुखातिब फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाइस पे तशरीफ़ फरमा सभी सीनियर कायदीन हैं, मैं फ़र्दन सबको जो है सलाम अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पे जनाब अमजदुल्ला ख़ान खालिद साहब, जो उनकी मेहनत का नतीजा है, जो निज़ामबाद के सरगर्म जनाब ज़हीरुद्दीन साहब उर्फ़ NRI जावेद साहब, जो मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ जावेद साहब से कि निज़ामबाद में आने वाले हालात पे जिद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला निज़ामबाद से MLA मुंतखब होंगे इंशाअल्लाह। तेरा थालियाँ सुने नहीं आ रहे हैं भाई। जावेद साहब हमारे निज़ामबाद के इंशाअल्लाह आने वाले MLA रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे अमजदुल्ला खान साहब की कारकर्दगी है कि निज़ामबाद नहीं, डिस्ट्रिक्ट से तेलंगाना और आंध्रा ऑल ओवर इंडिया से कोने कोने से लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं दारुल अमान पे ज्वाइन होने के लिए। तो ये अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जिसको मालूमात नहीं है उन्होंने भी ज्वाइन हो MBT में। MBT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबको बोलने का हक़ है। तो आप भी MBT ज्वाइन करें, जिद्दोजहद करें, इंशाअल्लाह आगे कारवां बढ़ते रहेंगे और इख्तियार हमारे हालात में रहेंगे। इंशाअल्लाह जीतेंगे भी हम निज़ामबाद से। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जनाब सिकंदरुल्लाह खान साहब मुखातिब फरमा रहे थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़ी हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़ी हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूह इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने। आइए हजरात, मैं न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान की वो हरकियाती शख्सियत और प्रजा दरबार के रूह रवां जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने खिताब से नवाजें। थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं इसमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मग़बिरों को भी सलाम। क्योंकि आज जो है ना सिर्फ निज़ामबाद बल्कि हैदराबाद, बल्कि ये कहूँ तो सही है कि सारे तेलंगाना में एक हंगामा बरपा है। आज एक बहुत ही सीनियर कायद, कई ज़माने से हमारे ज़हीरुद्दीन जावेद उर्फ NRI जावेद, इनकी मेरी बहुत दिनों से मुलाकात थी। तकरीबन मैं समझता हूँ कि पिछले 8-10 साल से मैं और हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर गुफ्तगू करते थे और ख़ास तौर पर निज़ामबाद के मसाइल के ऊपर। मैं समझता हूँ कि निज़ामबाद में एक लड़के को, जिसको चोर समझकर पुलिस वाले ले जाकर टॉर्चर किए, हैदर नाम था, शेख हैदर, एक निज़ामबाद का एक बहुत मशहूर वाक़या था। नागाराम का एक मासूम बच्चा था, बहुत गरीब, पंचर जोड़ने वाला था। शेख हैदर जिसका नाम था, उसको पुलिस वालों ने चोरी के इल्ज़ाम में ले जाकर उसको इतना बेदर्दी से मारा, उसका इंतकाल हो गया, पुलिस कस्टडी में मर गया वो। और उसको निज़ामबाद में बात नहीं फैलना बोलकर
उसको गांधी हॉस्पिटल लाकर यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करके राते रात उसकी तदफीन करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ कि उस तारीख़ से लेकर मुसलसल यानी पिछले 8 साल पुराना वाक़या है, तो उस तारीख़ से लेकर आज की तारीख़ तक जो है अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। निज़ामाबाद जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ख़िला था और आज अल्लाह के फ़ज़ल से मजलिस बचाओ तहरीक का ख़िला हो रहा है। मुझे वो तकरीर आज भी याद है, मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक तकरीर किए थे जो अक्सर उसको हेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो उस तकरीर में उन्होंने ये कहा था कि निज़ामाबाद की आवाम को अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 4 घंटे के अंदर निज़ामाबाद आऊँगा। उनकी तकरीर की तारीख़ निकाल कर देखिए और आज की तारीख़, मैं समझता हूँ कि निज़ामाबाद में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए कि 4 घंटे में तो दूर की बात है, 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 साल में नहीं आए। कई मसाइल पेश आए निज़ामाबाद में। निज़ामाबाद में पुलिस का जुल्म हुआ, क़ायद लापता। निज़ामाबाद में एनआरसी के एजिटेशन, एनआरसी और आपके सीए का एजिटेशन चला। सैकड़ों मुस्लिम बच्चों को ले जाकर पुलिस कस्टडी में डाले, जेलों में डाले, क़ायद लापता। निज़ामाबाद एक छोटा सा का कोई कम्युनल राइट्स हुआ था भैंसे में, आज की तारीख़ तक क़ायद लापता। बोधन में कई वाक़यात पेश आए, जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का वाक़या बोल रहा हूँ मैं आपको, कोई लंदन अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आदमी जो है किसी को अपना क़ायद इसलिए बनाता है, वोट इसलिए देता है, मिल्लत के नाम पर जो वोट लिया जाता है वो मिल्लत के काम आना चाहिए। लेकिन ये हमारा क़ायद ऐसा कि सिर्फ़ और सिर्फ उसको ज़रूरत पड़ी तो जब वो आता है आपके दरमियान में। तो हमारे सैयद ज़हीरुद्दीन जावेद साहब, अल्लाह ताला, आप सादात है, सादात घराने से आपका ताल्लुक़ है, और कभी भी जो इनकलाबात आते हैं वो अमीर के महल से नहीं आते, एक गरीब की झोपड़ी से इनकलाबात आते हैं। तो इंशाअल्लाह निज़ामाबाद में भी एक सादात की तरफ से इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। ये मेरी 8 साल 10 साल की मेहनत है, जो मैं अक्सर निज़ामाबाद जाया करता था। छोटी छोटी दावतों में लोग बुलाते थे। बाज़ वक़्त तो ऐसा होता था कि हकीक़े की दावत में, छिल्ला छट्टी की दावत में बुलाते थे तो मैं बराबर जाता था। तो लोग पूछते थे कि भाई आप इतनी छोटी सी दावत के लिए 4 घंटे का सफ़र तय करके जाते और 4 घंटे का सफ़र तय करके आते। तो मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला निज़ामाबाद के लोगों का दिल फेरेगा और हकीकत को जानेंगे और मजलिस बचाओ तहरीक का परचम वो पकड़ेंगे। आज वो दिन आ गया। एक बड़ी शख्सियत, आपके वालिद जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानियों में से है। 40 साल खिदमत की है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, और आप तकरीबन 22 साल से एक्टिव रहे। आपको कारपोरेटर का टिकट ऑफर करे, बोले नहीं, मैं एक कारकुन हूँ, कारकुन रहूँगा। आप देखिए क़यादत के फ़ैसले किस तरीक़े से हुए निज़ामाबाद से। निज़ामाबाद की आवाम के साथ किस कदर क़यादत के फ़ैसले हुए। पहली मर्तबा निज़ामाबाद में के मुसलमानों ने 18 कारपोरेटर दिया। कितने कारपोरेटर दिया? 18 कारपोरेटर MIM को, AIMIM को, और 12 कारपोरेटर TRS को दिया। आपकी क़यादत क्या की? 18 कारपोरेटर को ले जा, वोट लिए TRS के खिलाफ में, वोट लिए KCR को गालियां देकर। बाद में जैसे ही 2014-2015 में जो बल्दिया इलेक्शन हुआ, 18 कारपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतने के बाद में निज़ामाबाद में मेयर का दावा करना था, लेकिन पूरे 18 कारपोरेटर को ले जाके कविता की झोली में डाल दिए। और 18 कारपोरेटर 5 साल तक बिल्कुल खामोश, गांधी जी के बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। तो इस तरीके से वो 18 कारपोरेटर जो मिल्लत के नाम पे इलेक्शन जीते, मिल्लत के नाम पे वोट लिए, क़यादत
मजबूत मजबूत क़यादत, अक्सर तकरीर में बोलते हैं कि मजबूत क़यादत। तो ये जो 18 कारपोरेटर को ले जाकर झोली में डाले, बाजुक बोधन एक डिस्ट्रिक्ट है जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया आता बोधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन बन सकता था, लेकिन वहां पर भी मांडवाली करके चेयरमैन को सरेंडर कर दिए। निर्मल में अल्लाह ताला मौका दिया, वहां पर भी क़यादत सरेंडर हो गई। तो आज मैं बतलाना चाह रहा हूं कि सिर्फ वोटों की खरीद या कारपोरेटर्स एमएलए एमपीओं की खरीद और फरोख्त नहीं हो रही। आज के दौर में लोग बोलते कि गुजरात में मोदी था, जुल्म किया। लोग कहते कि कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है, जुल्म हो रहा। लोग कहते हैं कि राजस्थान में फलानी गवर्नमेंट की हुकूमत है, मुसलमानों के घर ढाए जा रहे हैं। लोग कहते कि उत्तर प्रदेश में योगी है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा। लेकिन वो मीडिया, वो तमाम लोग, वो क़यादत कहाँ पर है? 5 मसाजिद शहीद हो गए। ये तेलंगाना की सरजमीन, ये केसीआर की सरजमीन, ये असदुद्दीन ओवैसी और टीआरएस की दोस्ती, ये एआईएमआईएम और टीआरएस। मैं कोई मुखालिफत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सियासी इख्तलाफत है बोलकर, लेकिन हक़ाइक़ को आपके सामने लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। आज आप बतलाइए कि 5 मस्जिदा ये तेलंगाना की सरजमीन में, ये केसीआर के दौर में शहीद हुए नहीं हुए, बताइए आप। क्या निज़ामाबाद के मुसलमान बेवकूफ़ है? क्या निज़ामाबाद के मुसलमानों का शऊर जागेगा या नहीं जागेगा? क्या मुसलमानों का ज़मीर जागेगा नहीं जागेगा तेलंगाना का? अरे तुम्हारी लियो भाई, आप लोग ही तो है इंटेलिजेंस वाले, हमारी बात हुकूमत तक पहुंचा सकते, आप रिकॉर्ड करो आप। तो मैं अगर कुछ छूट गया है तो दोबारा बोलता हूं आपके लिए। ये तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर जब से बने हैं, ये स्लो पॉइजन है मुसलमानों के लिए, याद रखो। बेहतरीन उर्दू बोलने वाला, तकरीर में शेर शायरी करने वाला, ये ही निज़ामाबाद की सरजमीन थी जहां पर एक शख्स उठकर सवाल किया कि हमारा 12% रिजर्वेशन कब दे रहे हो? बैठो बैठो, तुम्हारे बाप से बात करता हूं। ये केसीआर की इतनी हिम्मत हो गई कि निज़ामाबाद की सरजमीन, वो जियालों की सरजमीन, वो मुजाहिदों की सरजमीन पे ठहर कर ये कहता है कि मैं तेरे बाप से बात करता हूं। अरे हमारी तारीख पढ़ो, हमारे बाप दादा की तारीख पढ़ो, हमारे आबोदाद की तारीख पढ़ो कि हम जिसको चाहे उसको तख्त पर हम बिठाते हैं। यह सरजमीन दक्कन के मुसलमान की ताकत है। क्या यह हकीकत नहीं है कि सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हो गए? आज किसमें हिम्मत है बताओ आप? वो 40 जमातें कहां पर है जो 2014, 2018, 2019 में केसीआर की तायद करे थे? ठीक है, चलो मान लिया कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत कमज़ोर, डरपोक, मजहूल, बिकाऊ, फलाना फलाना फलाना, लेकिन दूसरे लोग कहां पर है बताओ आप? कहां पर है वो सियासी गैर सियासी जमातें जो टीआरएस की बिरयानी खाकर चीफ मिनिस्टर के प्रगति भवन के बोटियां निगल कर खामोश बैठे हुए हैं? क्या बतलाओ आज किसी की आवाज़ है? इनकाउंटर हुए 2014 के बाद में, आलेर इनकाउंटर हुआ, क्या किसी की आवाज़ है बताओ? मुस्तफ़ाउद्दीन आर्मी गैरिसन में उसके साथ बदफेली की, उसको जिंदा जला दिया गया। आज 8 साल का अरसा, क्या बताओ उसके साथ इंसाफ हुआ? क्या बताओ आप आदिलाबाद में जो आर्मी जवान के घर पे हमला करके वटोली में 6 आदमी को जिंदा जला दिए, क्या उन मजलूमों को इंसाफ मिला बताओ? निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं ना, मैं कोई दूसरे मसले पर नहीं बोल रहा हूं। क्या बतलाओ निज़ामाबाद की जो कलेक्टर ऑफिस है उसकी मस्जिद बंद पड़ी हुई है, क्या आज कोई क़याद आवाज़ लगा रहा बताओ उस मस्जिद को खोलने के लिए? क्या बतलाओ आज जाकर देखो। मैं 2 रोज़ पहले आपके अंबरपेट जा रहा था, अंबरपेट में गाड़ी बाजुक लेकर देखा कि यहाँ पर एक खाना मस्जिद हुआ करती थी, बड़ा पिल्लर खोद दिया वहाँ पर। क़ायद सो रही, क़ायद को मेरा वीडियो कोई भेजो, क़ायद उठो नींद में से। ये 2014 के बल्दी इलेक्शन, 2015 के बल्दी इलेक्शन में जब क़ायद अंबरपेट आए थे असदुद्दीन ओवैसी, फिर 2019 के बल्दिया इलेक्शन में आए थे क़ायद, बोले कि एक खाना मस्जिद बन के रहेगी। अरे आपके वालिद भी बोले थे कि मैं बाबरी मस्जिद बना के रहूँगा, क्या वैसा वादा था? मुसलमानों जागो, एक खाना मस्जिद आप जाकर देखो, मस्जिद के मुकाम पर पिल्लर डाला जा रहा है, बड़े ब्रिज की तामीर हो रही है। एक खाना मस्जिद चले गई, आपके
2 मसाजिद एयरपोर्ट के, आप सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद चले गए। कुत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया है। हमारे मौलाना अब्दुल रशीद साहब, आपका ताल्लुक सूर्यापेट से है, यहां पर बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछिए कि कुत्तागुड़म में एक फॉरेस्ट एरिया में एक मुकाम पर मंदिर है, एक मुकाम पे मस्जिद है। मस्जिद को तोड़ दिए कि फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद नहीं रह सकती। 40 साल पुरानी मस्जिद है वो, लेकिन बाजुक मंदिर को गवर्नमेंट के फंड से, अरे तुम यादागिरी को 5,000 करोड़ दे रही, तुम फलानी मंदिर को 20,000 करोड़ दे रही, तुम फलानी मंदिर को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में तेलंगाना अलग हुआ, वहां पर 5 करोड़ की आप जाके देवी देवताओं को भेंट चढ़ा रही। मुसलमानों को क्या दे रही? भीख का चिप्पा, 120 करोड़ रुपए का 8 साल में लोन, और हमारे कायद के मुंह को लखवा मार दिया। कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये क़यादत को दारुसलाम छोड़ के भागने पर मजबूर करेंगे। जिस तरीके से शाह ईरान को, ईरान के गरीब लोग जो हंगामा किए थे, अल्लाह ताला आयतुल्लाह खुमैनी की खबर को नूर से भर दे। एक आयतुल्लाह खुमैनी की जैसी शख्सियत इंशाल्लाह तेलंगाना में भी पैदा होगी। और ये जो गाजिबाना कब्जा है ओवैसी ब्रदर का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के, आंध्रा के मुसलमानों की मताए अजीज थी, है और रहेंगी इंशाल्लाह। अरे हम भी, मैं मजीदुल्लाह खान फरद, मरहूम डॉक्टर क़याम खान बार बार याद आते जब भी निज़ामाबाद के लोग आते। डॉक्टर क़याम खान की वजह से अब्दुल बासित एमबीटी ज्वाइन किए, डॉक्टर क़याम खान की वजह से मीर बशारत अली एमबीटी ज्वाइन किए। घंटों तबादले ख्याल होता था निज़ामाबाद वालों से, बहुत फिक्रमंद रहते थे। आदम मलिक मरहूम याद आते हैं मुझे जब भी निज़ामाबाद में जाता हूँ, क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ सफ़र किए थे निज़ामाबाद। निज़ामाबाद के मुसलमानों का जो दिल है ना, अगर हैदराबाद में कोई मुसलमानों को सुई चुभती है तो सबसे पहले तेलंगाना में अगर कहीं आवाज़ आती है तो निज़ामाबाद से आवाज़ आती है। अगर निज़ामाबाद के मुसलमानों को सुई चुभती है, सबसे पहले अगर कोई आवाज़ आती है तो वह हैदराबाद से आती है। हैदराबाद और निज़ामाबाद दिल के 2 टुकड़े हैं, इसको अलग करने की कोशिश की जा रही है। निज़ामाबाद के मुसलमानों को केसीआर की झोली में एक सदक़े का कौवा समझकर फेंक दिया गया है। उठो निज़ामाबाद के मुसलमानों, वक्त है अभी भी, 1 साल है इलेक्शन को। वो कविता को, वो क्या नाम है वो गुंडू का, वो गुंडू को सबक सिखाओ। आज बीजेपी का गढ़ बनाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ है। आज जो निज़ामाबाद में बीजेपी का एमपी जीता है, आने वाले दिनों में पूरे 5 के 5 सीट बीजेपी जीत लेगी। मुसलमानों, आज तुम्हारे वोट की अहमियत को समझो। ना सिर्फ निज़ामाबाद, रिसेंटली मैं खम्मम गया था, मौलाना मौजूद थे मेरे साथ खम्मम में। कितने लोग आकर मिले, आप हैरत करेंगे। कोई क़यादत नहीं है निज़ामाबाद में मुसलमानों की। खम्मम के लोग रो रहे हैं। सूर्यापेट गया मैं एक मरतबा, ईदगाह को, मेन रोड पे से ईदगाह को साफ कर दे रही। कंट्रैक्टर को कोई डर खौफ नहीं, कलेक्टर को कोई मुसलमानों का डर खौफ नहीं। अरे वो क़यादत कहाँ पर है? गाड़ी में से अगर अमानुल्लाह खां उतरते तो फाइल साइन हो जाती कलेक्टर के टेबल पे। गाड़ी में से उतरते तो पुलिस कमिश्नर नीचे उतर के आ जाता। बच्चों को ले जाके इनकाउंटर कर दे रही, बच्चों को ले जाके मार दे रही। क़यादत बोलने पर बोलने के लिए राजी नहीं है। मैं थोड़े दिन पहले आदिलाबाद गया था, मैं थोड़े दिन पहले मेदक गया था। इंशाल्लाह पूरे अजला में मजलिस बचाओ तहरीक काम कर रही है। 2023 के इंतखाबात में इंशाल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक कम से कम 25 सीट लड़ेगी, 25 सीट लड़ेगी। ये केसीआर का पैंट उतर जाएगा। ये केसीआर की खाकी चड्डी हम बाहर लाकर बताएंगे पूरी आवाम के सामने। ये केसीआर ना मुसलमानों का दोस्त है ना हिंदुओं का दोस्त है। ये केसीआर ओनली फॉर राव फैमिली है। खाली आप देखो, कल का कोई तेलुगु अखबार पढ़ रहा था कि एक और मेंबर केसीआर फैमिली का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। कोई कह रहा है कि सिद्दीपेट से उसको एमएलए लड़ाकर हरीश राव को। खाली आप बताओ कौन से खानदान का फायदा हुआ? सिर्फ वो आंध्रा के पॉलिटिशियंस जो टीडीपी से जीते थे वो लोग आके श्रीनिवास यादव की शक्ल में बोलिए या कोई और शक्ल में वो मिनिस्टर बने। वो कहाँ पर है तेलंगाना के हीरोज?
कल मेरे पास एक बेचारी खवातीन आई कि कोई मुस्लिम खवातीन आई, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि तेलंगाना एजिटेशन में एक साहब अपने आप को जलाकर मार दिए। उसकी बीवी को घर देते बोले घर की जगह ढेला नहीं मिला, उसकी बीवी को नौकरी देते बोले नौकरी की जगह वजीफा, विडो पेंशन के लिए तड़प रही उन्हें। कल 2 घंटे बैठ के गई, वापिस जाने का किराया नहीं था। ये प्रजा दरबार में इंशाल्लाह उसकी कार्रवाई कर रहा हूँ, उसको हम जाती घर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आज या कल में उसका ऐलान करने वाला हूँ। अरे कोई मिलने के लिए राजी नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ टीआरएस के एमएलए, मिनिस्टर, एमपी से, आज रात में आप फोन करो, कल सुबह में मुझे केसीआर का अपॉइंटमेंट होना, अगर आप मिल लिए तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी सियासी जिंदगी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। एक मुस्लिम एमएलसी मिले बेचारे टीआरएस पार्टी के, 1 महीना पहले मुझको मिलके ये बोले कि मेरी लड़की की शादी है, मैं आपको दावत दूंगा, आप आना। 1 महीने के बाद में मैं उनसे मिला, भाई दावत देना भूल गए क्या, आप पूछा मैं, तो बोले नहीं मुझे को केसीआर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, मैं वो रुखा दे के तारीख तय करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। कितनी बुरी हालत है देखो आप, टीआरएस के एक एमएलसी की बोल रहा हूं मैं आपको, इतनी बुरी हालत है कि सीएम का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, अपनी बेटी की शादी का रुखा दे के तारीख तय करने के वास्ते। तो आप बतलाओ कि गली के लीडरों की क्या हालत होंगी। फुटबॉल बने हुए है, कोई निप्पल बना हुआ है, कोई चॉकलेट बना हुआ है, कोई कैडबरी बना हुआ है। अब इलेक्शन के सामने थोड़ा बहुत वो माइनॉरिटी का लोन कहते 120 करोड़, अरे कितने 60 लाख मुसलमानों में 120 करोड़, और दलित बंधु स्कीम में 5200 करोड़, दलित बंधु स्कीम में हर फैमिली को 10 लाख रुपए ग्रांट फ्री में दे दिया रहे केसीआर साहब। आपका टैक्स का मनी दलित बंधु को तुम 5000 नहीं 10,000 करोड़ जो, मेरे को एतराज नहीं है, लेकिन याद रखो हमारा भी खून है इस तेलंगाना की जिद्दोजहद में, हमारा भी पसीना है। तुम हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे, वो चंद्रबाबू नायडू की क्या हालत हुई तेलंगाना में, उससे बदतर तुम्हारी हालत होंगी। ट्रैफिक चालानात, अरे ट्रैफिक चालानात निजामाबाद में कितने हो रहे हैं बताओ आप, रोजाना मुझे फोन आ रहा है निजामाबाद से, साहब ऑटो ठहरा हुआ था 1000 रुपये चालान। हैदराबाद के 3 कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक चालानात के क्या हालत है, ऐसा महसूस हो रहा पूरी सरकार की तनख्वाह जो है ट्रैफिक चालानात से निकल रही, कोई बोलने के लिए राजी है। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 35 एमएलए, 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 7 राज्यसभा, सर भर के कायदीन हैं। बतलाओ किसी की हिम्मत है जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस की आंख में आंख डाल के बोलने के लिए। कल तक क्या होता था, रात में कोई पान का डब्बा खुला है, रात में कोई बंडी खुली है, या कोई गरीब मेवा बेच रहा, उसको नाइट चालान बोल के करते थे। आता था सुबह में लेके जाते, उसको मॉर्निंग कोर्ट में चालान बना के सुबह में घर को भिजा देते। पिछले 3 महीने से हैदराबाद में जुल्म हो रहा मेरे भाई। क्या जुल्म हो रहा, जो भी रात में अगर कोई दुकान गलती से खुली रखा, पान का डब्बा खुला रखा, उसको लेके जाके कन्विक्शन डाल रही। 15 दिन का कन्विक्शन, 20 दिन का कन्विक्शन, 25 दिन का कन्विक्शन। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के तहत एक मासूम बंडी वाले को लेके जाके 15 दिन उसको रिमांड कर दिए। उसके घर में 3 दिन के बाद में बच्ची की शादी, बाप महरूम रह गया अपने बेटी का सेहरा देखने से। यह हैदराबाद के पुलिस का जुल्म। बताओ क्या कोई कायद तुम्हारा बोलने के लिए आज तैयार है? ये कन्विक्शन, कल परसों कोई बच्चे स्पोर्ट्स कार में जा रही, अरे बच्चे है अल्लाह दिया, तेरे बाप की जागीर है, अपनी गाड़ी में फिर रहे थे, सर्कल रिवॉल्वर निकाल कर डराता। क्या पुलिस इसलिए है बताओ? क्या ये मॉरल पुलिसिंग है? मासूम बच्चों को ले जाके घर के 4 बच्चों को रिमांड कर दिए कल लेके जाके। बतलाओ कोई कायद बोल रहा? 15 दिन का रिमांड, उसकी जिंदगी खराब कर दिए। ना उसका पासपोर्ट बनता, ना वो बच्चा अमेरिका जा सकता पढ़ने, ना वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता, ना बच्चा कनाडा जा सकता। अरे कन्विक्शन डाल दे रही, 15-15, 20-20 दिन का कन्विक्शन। मैं कल हमारे मुजफ्फरुल्लाह खान साहब एडवोकेट से मैं पूछा कि भैया कन्विक्शन का क्या किस्सा है? पहले ज़माने में लेके जाते 100 रुपये का चालान बनते, वो भी किसको? जो जुआ खेलते गड़ जाते उनको लेके जाके मॉर्निंग कोर्ट में पेश करते, सुबह में 100 रुपये का चालान करके छोड़ देते। लेकिन आजकल नया हो रहा है, 3 कमिश्नरेट्स में लेके जा रहे हैं, पेश करते हैं, उसको कन्विक्शन डाल दे रहे हैं। उसको कन्विक्शन डाल के उसको 15-15 दिन, एक बार अगर कन्विक्शन में उसका नाम आ गया, उसका पासपोर्ट नहीं बनता। उसको अगर सऊदी में नौकरी होना या कहीं गल्फ में नौकरी होना, उसको पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलता उसको। आप बतलाओ, जिंदगी तबाह कर दे रही। ये लॉकडाउन के नाम पे, ये मास्कों के नाम पे
35,000 मुसलमानों से को चालान करी हैदराबाद पुलिस। आज वही हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को डीजीपी बना के पेश कर रहे हैं हमारे सामने। आप बताओ, यही हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हमारे दरमियान में आके सूरे पड़े, ये सालार जंग म्यूजियम में आके हजरत अली के बारे में बोले, लेकिन जाते जाते पूरे मुसलमानों की जिंदगी तबाह करके चले गए। जितने भी लॉकडाउन में जितने भी लोगों पर केस बुक करे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मुस्लिम कम्युनिटी से है। आप देखो जाके क्या उनका पासपोर्ट बन रहा है, क्या देखो आज उनके गाड़ियों को गिरफ्तार करे, आज देखो जाके नामपल्ली कोर्ट में उनके गाड़ियों को सड़े। क्या बतलाओ, आज कोई कायद बोलने के लिए तैयार है? क्या कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार है? केसीआर का जहन खराब है। 4-5 मुस्लिम लीडरों को खरीद लो, पूरे तेलंगाना के मुसलमान मेरे गोद में हैं। बीजेपी को तो जरूरत ही नहीं है। बीजेपी बोल रही मुसलमानों के हमारे को वोट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का सरबराह उन्हें खुद RSS